मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को आज हम लोग क्लास 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में जो हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं जिन्हें 12th का एग्जाम देना है, उन सभी बच्चों के लिए पहला चैप्टर के लिए कुछ हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक कलेक्शन किया है, जिससे आपके एग्जामिनेशन में बहुत मदद होगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से यहां से आने वाले हैं। तो बच्चा लोग, अभी आप एग्जाम जो देने वाले हैं, आपका जो पहला चैप्टर फिजिक्स का है उसमें आपके फर्स्ट चैप्टर से 2 एमसीक्यू आने वाले हैं। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसको आज हम लोग विथ कॉन्सेप्ट तरीके से समझेंगे कि जिससे आपके एग्जामिनेशन में आगे मदद हो सके। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करते हैं आज अपना पहला सेशन। तो आज आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। आपके सामने जो बच्चा पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। ये क्वेश्चन कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स के बराबर 1 कूलम चार्ज होता है। देखिए, ये टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर है बच्चा। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हमें टोटल चार्ज के बारे में पता करना है, तो हमारा एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इस कॉन्सेप्ट से ये पता करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो टोटल चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होता है, जिसे हम लोग Q बराबर N इंटू ई बोलते हैं। जहां बच्चा Q हो गया टोटल चार्ज, N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E हो गया 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। अब इस क्वेश्चन में हमें यह कहा गया है कि हमारे पास 1 कूलम चार्ज है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखते हैं, Q के बराबर हमारा यहाँ 1 हो गया बाबू, N हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है और E 1 इलेक्ट्रॉन पर बच्चा जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। अगर हम यहाँ N का मान निकालना चाहे बच्चा, तो N बराबर होगा 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। देखिए, अब ये यहां से 10 उड़ाएंगे तो ऊपर चला जाएगा बच्चा, तो N बराबर हो जाएगा 10/16 और ये माइनस का 19 ऊपर जाके हो गया प्लस का 19। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/8 होगा। तो N बराबर 5/8 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 19। इसको और सॉल्व करेंगे तो बच्चा आएगा 0.625 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 19। देखो, अगर यहां से एक डेसिमल आगे लेके जाते हैं तो बच्चा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर, एक डेसिमल आगे लेके गए तो पावर एक कम हो जाएगा। N बराबर 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो बच्चा हमारा पहला ऑप्शन है वो हमारा सही हुआ। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बार जैक बोर्ड में ये भी पूछा गया था कि अगर हमारे पास 2 कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कुछ नहीं करना है बच्चा, Q के जगह पर आप 2 रख दीजिएगा, फिर उसके बाद जैसे सॉल्व किया वैसे कीजिएगा तो आपका सवाल का आंसर बन जाएगा। ये पूछा हुआ सवाल है तो आपको ध्यान देना है, और ये पिछले साल ही आया हुआ है। तो 1 के जगह पर 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, जो भी दे सकता है आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं बच्चा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, एन इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड experience a electric force equal to its weight, the magnitude of electric field is। कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो इसके वेट के बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है। देखिए, अगर बच्चा हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E है और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज अगर हम लोग Q रखते हैं, तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगता है बच्चा वो होता है F बराबर Q इंटू E। अभी सवाल में हमसे ये बोला गया है चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन को प्लेस किया गया है, तो F बराबर Q के जगह पर हम लोग E लिखेंगे और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया E। तो जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स आया बाबू वो हो गया E कैपिटल E। अब कहा जा रहा है कि जो ये फोर्स है
वो फोर्स mg के बराबर है। किसके बराबर है? mg के बराबर है, क्योंकि फोर्स क्या है? इसके वेट के बराबर है। अब वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी। तो अगर फोर्स वेट के बराबर है तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर है। तो आपको कुछ करना नहीं है, दोनों तरफ आप देख रहे हैं कि यही फोर्स mg के बराबर है, LHS बराबर है, तो RHS को बराबर कर दीजिए। तो E कैपिटल E बराबर हो गया mg। यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का मान निकालना है, तो ये mg देखिए E इधर गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भागा में। ये आपका आंसर है बच्चा, ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा बात समझना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज रखते तो उसके ऊपर फोर्स लगता है F बराबर Q इंटू E। अभी चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन रखा गया है तो Q को E से रिप्लेस कर देंगे तो F बराबर हो गया E इंटू कैपिटल E। और यही फोर्स, यही वाला जो फोर्स है ये वेट के बराबर है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। दोनों को इक्वेट कर देंगे और हमारा यहां से E का मान आ जाएगा mg बटा E। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, टू चार्ज स्पेयर आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस d, exert a force on each other. If charges are doubled and distance between them is also doubled, then force is। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व करने वाले, कोई बड़ा चीज नहीं। ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। ये अगर कोई भी दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच में फोर्स निकालने का जो नियम है कूलम्स के द्वारा दिया गया था, उसी से सवाल है। इसको करते हैं। कहा जा रहा है कि हमारे पास दो स्पेयर्स हैं, ठीक है। ये दोनों स्पेयर्स के ऊपर मान लेते हैं इनके ऊपर एक का चार्ज Q1 है और एक का चार्ज Q2 है और ये दोनों एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है और तब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो देखिए कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्ज अगर एक दूसरे से कुछ दूरी पर हो तो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चा, वो होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यहां देखिए F दोनों का चार्ज तो एक का Q1 है एक का Q2 है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है तो D का स्क्वायर कर दी। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। अब बोल रहा है कि चार्ज को डबल कर दिया गया है, तो देखिए अब चार्ज को डबल कर दिया गया है तो एक का चार्ज बच्चा हो गया 2Q1 और दूसरे का भी चार्ज कितना हो गया 2Q1 और इनके बीच का डिस्टेंस भी डबल है तो डिस्टेंस अब हो गया 2D। अब फोर्स निकालना तो अब ऑब्वियसली है, अगर चार्ज भी बदल रहा है डिस्टेंस भी बदल रहा है तो फोर्स भी बदल रहा है। चलिए फोर्स को हम F डैश लिख दे रहे हैं। क्या फॉर्मूला होता है? K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना है, F बराबर K तो कांस्टेंट है तो चेंज होगा नहीं। अब Q1 के जगह पर अब हमारा 2Q1 हो गया, इधर से हमारा 2Q2 हो गया और R दोनों के बीच का डिस्टेंस अब 2D हो गया तो इसको स्क्वायर कर देंगे। देखिए कुछ नहीं है, 2 दूना के 4 और इधर से 2 दूना के 4, ये तो सारे आपस में कट जाएंगे। देखिए स्क्वायर हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब क्या बचा? K Q1 Q2 बटा D स्क्वायर। देखो बच्चा जो फोर्स है वो पहले वाले के ही जैसा आया, तो फोर्स कभी बदला नहीं है, इसलिए फोर्स एग्जैक्ट सेम ही रह गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया, वो F के ही बराबर रह गया। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए यही बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, ये लगभग 2 बार आया हुआ है क्वेश्चन। द मिनिमम चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो ही चार्ज होता है जो सबसे मिनिमम चार्ज होता है जिसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये 2-3 बार पूछा हुआ सवाल है लगातार। इसको आप अगर याद करें हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इस पे तो कम से कम 4 बार क्वेश्चन जैक बोर्ड ने पूछा, कभी कभी डायमेंशन पूछ देता है, कभी कभी यूनिट पूछ देता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इसका जो मान होता है बाबू होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर फ्री स्पेस में 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखिए एक बार तो जैक बोर्ड ने यह पूछा है कि इसका यूनिट क्या होगा, आप यूनिट याद कर लीजिए। एक बार तो इसका डायमेंशन ही पूछा हुआ आपके सामने में दिखा रहा हूं, तो डायमेंशन निकालने के लिए हमको यूनिट से मतलब है, एप्सिलॉन नॉट का चलिए डायमेंशन निकाल देते, कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम के लिए बाबू 80 होगा, इसका कर दीजिए स्क्वायर। न्यूटन के लिए mL T- का 2
और मीटर के लिए तो एल लिखेंगे क्योंकि लेंथ का यूनिट होता है एल स्क्वायर। देखिए सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर बनेगा, ये तो जिसका तसी रह जाएगा, एम एल टी माइनस के 2, और ये देखिए हमारा एल स्क्वायर है। अब देखिए कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो गया, इसको सॉल्व कीजिएगा, एम एल स्क्वायर गुने एल हो गया एल क्यू, ये टी माइनस के 2 हो गया। देखिए नीचे वाला डायमेंशन में कोई भी चीज डिनोमिनेटर में नहीं होता, सब ऊपर ही चला जाता है। तो एम का पावर देखिए +1 है तो ऊपर जाकर -1 हो गया, एल के पावर +3 है तो -3 हो गया, टी -2 था ऊपर जाकर +2 हो गया तो टी 2 2 4 हो गया, और ये हमारा ए स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, देखिए यही ऑप्शन है बाबू, ऑप्शन नंबर बी। पूछा हुआ सवाल है एससी वर्मा के क्वेश्चन में, किताब में पहला ही क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, जैक बोर्ड ने पूछा है आपके एग्जामिनेशन में, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। इससे 3-4 बार सवाल आए हुए हैं लगातार, इसको आप याद करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत काम आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए गॉस लॉ क्या कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो फाई होता है, उस सरफेस के अंदर के चार्ज के, उस सरफेस के अंदर के चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान होता है, उस सरफेस के अंदर का जो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। तो आप देख के खुद ब खुद देख सकते हैं, क्यों देखिए 1/ε0, तो देखिए बच्चा हम यहाँ देखिए ε0 आ चुका है, यहाँ से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। किसी भी क्लोज सरफेस से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर के चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। देखिए इसके अंदर का चार्ज क्यू है, इसका 1/ε0 q/ε0 हो जाएगा, तो फाई बराबर q/ε0। ये आपके जैक बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। मैं जो भी सवाल लेकर आया हूँ जैक बोर्ड में पूछे हुए सवाल को लेकर आया हूँ, ये सवाल जैक बोर्ड में रिपीट होते हैं, लगातार एमसीक्यू रिपीट होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है ए पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हैज, अगर हमारे पास एक बॉडी है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है या प्रोटॉन कम है। सीधा सीधे समझिए, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज तभी आएगा जब उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन या तो निकलेगा या तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए अगर कोई हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। अब अगर एक बॉडी है और इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन कहीं से आ रहा है तो यहाँ आएगा माइनस चार्ज। तो बोला जा रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज मतलब तो इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। आपको घुमा के भी सवाल दे देगा, बोलेगा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन आया है तो आप ऑप्शन मार देंगे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं, इसको आप ध्यान देते रहिएगा। अगला सवाल है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है उसको ई से डिनोट करते हैं, ये बच्चा होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो ई बराबर होता है F/Q, लेकिन बच्चा यहाँ पर ध्यान से देखना है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का होता है कूलम। मैं जानबूझकर आपको पहले ये बात बता रहा हूं कि देखिए ऑप्शन में न्यूटन पर कूलम नहीं दिया गया है, तो आप अगर सिर्फ ये याद करके जाइएगा तो फिर ऑप्शन आप कैसे बना पाइएगा। तो एक तो यूनिट ये होता है, दूसरा यूनिट और भी होता है, एक होता है, एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ये रिलेशन होता है E बराबर -dV/dr, जहां पर E हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, V हो गया आपका पोटेंशियल और R हो गया बेटा डिस्टेंस। तो अगर हम देखें तो पोटेंशियल का यूनिट होता है बेटा वोल्ट और डिस्टेंस का होता है मीटर। एक और ऑप्शन आ सकता है वोल्ट पर मीटर,
देखिए आपका यही ऑप्शन है। कुछ बच्चे सिर्फ ये याद करके जाते हैं, अगर ये आ गया तो कैसे कीजिएगा, यही पूछा, ये 2 बार आया हुआ है, 2 टाइम्स आपके एग्जाम में। आपसे ये भी पूछा गया है कि फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो F बराबर Q इंटू ई, जब किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। तो इस तरीके से सवाल जैक बोर्ड में फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपका फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है, सारे कॉन्सेप्ट याद है, तो ऑब्जेक्टिव आपका एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चा, अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एन dipole of moment P is laying along the uniform electric field. The work done after rotating 90 डिग्री। कह रहा है बच्चा कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा गया है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर एक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का यूनिफॉर्म हमने बना दिया, और इसी में बच्चा एक डाइपोल है जहां 2 चार्ज होते हैं, एक पर नेगेटिव एक पर पॉजिटिव होता है, दोनों चार्ज इक्वल होते हैं। जैसे -Q एक +Q, इनके बीच का सेंटर O है, इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2L है। ठीक है, एक डाइपोल को हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रखा है, और डाइपोल उसी डायरेक्शन में रखा हुआ है जिसका डाइपोल मोमेंट हमेशा देखते हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी पूछा जा सकता है, हमेशा -Q से +Q होता है। ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। तो बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को इस प्रकार रखा गया है कि उसका डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है, और वो रोटेट कर दिया अगर 90 डिग्री, तो वर्क कितना हुआ। देखिए, अगर अभी इस डायरेक्शन में रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और डाइपोल भी इधर है, तब इसका θ1 है बेटा 0 डिग्री। अब अगर यही डाइपोल रोटेट होके ऐसे हो गया, 90 डिग्री रोटेट होगा, तो इतना एंगल घूमेगा, ये थीटा बराबर 90 डिग्री हुआ, ये बेटा θ2 बराबर हो गया 90 डिग्री। हमसे वर्क पूछा गया है, तो वर्क बराबर फॉर्मूला होता है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ये फॉर्मूला है, इसके आधार पे हम लोग निकाल लेंगे। PE cos θ1 के जगह पे बेटा है 0 डिग्री, और cos θ2 के जगह पे है 90 डिग्री। सॉल्व करते हैं, वर्क बराबर PE cos θ1, cos 0 का मान 1, cos 90 का मान 0, PE 1 में से 0 गया 1, देन वर्क बराबर PE। जो वर्क है बेटा वो P इंटू ई के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता था आपको कि अगर डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट होता है तो टॉर्क कितना लगता है, तो टाउ बराबर फॉर्मूला होता है PE sin थीटा। ये भी पूछा जा सकता है टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। टॉर्क मिनिमम कब लगेगा, थीटा बराबर 0 डिग्री पर। यह भी पूछा जा सकता था कि टॉर्क का वेक्टर फॉर्म कैसे होगा डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, P क्रॉस E। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन हमेशा होता है -Q से लेकर +Q की ओर। इस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट पूछा जा सकता है, तो P बराबर होता है चार्ज और दोनों डाइपोल के बीच के दूरी का प्रोडक्ट, Q इंटू 2L। ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है कूलम मीटर। ठीक है, बहुत सारे पूछे जा सकते हैं सवाल। एक कॉन्सेप्ट को अगर पढ़ेंगे अच्छे से याद है तो इसी में 5-6 मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स करा दिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास एक डाइपोल है। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है बच्चा। देखिए, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर चार्ज है -Q, यहाँ पे चार्ज है +Q। डाइपोल 2 चार्जों का सिस्टम होता है जहां पर 2 चार्ज होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन नेचर डिफरेंट होता है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, और ऐसा हम मान के चल रहे हैं वो डिस्टेंस 2L है, यहाँ इसका बीच का सेंटर है। देखिए, जिस लाइन से वो जुड़े हुए हैं उसी लाइन में अगर एक लाइन खींच दिया जाए, इस लाइन को बेटा बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं, एक्सियल। और अगर इसी लाइन से बेटा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया जाए तो इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन।
तो ई एक्सियल पोजीशन जो होता है 2kp बटा एक्स क्यू होता है, और ई इक्विटोरियल पोजीशन जो होता है वो kp बटा एक्स क्यू होता है। तो बोला जा रहा है कि क्या रिलेशन है, तो आपको खुद ब खुद दिख रहा है कि जो एक्सियल पर है वो इक्वेटोरियल का 2 गुना है। इक्वेटोरियल का कितना गुना है, तो या kp बटा एक्स क्यू है या 2kp बटा एक्स क्यू। तो जो एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स है। तो देखिए यही आपका ऑप्शन सही है। ये जैक बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए ध्यान रहे, सब चीज छोड़ना नहीं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, अभी बोला था कूलम्स लॉ में F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। जो K है ना, इसी K को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और जो K का मान होता है ना वो 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये देखिए है, देखिए बच्चा लोग को याद भी रहेगा 9 गुना 10 के पावर, लेकिन यूनिट उल्टा कर देगा, ई वाला मार देगा तो गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना यूनिट को भी। और इस K को एक और वैल्यू होता है K का, वो बच्चा लोग याद करके जाना, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। कभी कभी ये भी दे देगा, ये किसके बराबर होता है, तो K के बराबर होता है ना। इसको सॉल्व करिएगा ना तो 9 × 10⁹ आ जाएगा, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अभी तो बोला कि अगर हमारे पास कोई डाइपोल है इस प्रकार का, देखिए ये हमारा डाइपोल हो गया। डाइपोल में 2 चार्जेस तो होते ही हैं, यहाँ पर माइनस क्यू हो गया बच्चा, यहाँ पे हो गया प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का सेंटर को बोल दिए, इनके बीच का डिस्टेंस 2l है। तो डाइपोल मोमेंट कुछ नहीं होता है, इस डाइपोल पे जो चार्ज है, तो चार्ज तो q है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, तो क्या इनके बीच का डिस्टेंस 2l। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है q × 2l। हमसे बोला है डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए यूनिट चाहिए, चार्ज को तो कूलम पढ़ा और 2l तो लेंथ है, लेंथ का मीटर, तो यूनिट पूछता तो लिखते कूलम मीटर, लेकिन तो डायमेंशन पूछ दिया तो कूलम का लिख देंगे 80 और मीटर का हो गया l, 80l। देखिए सारे सवाल पूछे हुए हैं, सारे इजी है, बन जाना चाहिए सारे। देखिए द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को फ्लक्स बोलते हैं। किसी भी सरफेस से परपेंडिकुलर गुजरने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया जाता है। इसको फाई से डिनोट किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है E.A। क्या E हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और A हो गया एरिया वेक्टर। तो सीधे सीधे अगर डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो cos थीटा आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, cos थीटा तो रेशियो कुछ यूनिट होगा नहीं, तो जो यूनिट आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ये इजी सवाल आता है, ये फॉर्मूला भी पूछ लिया जाएगा, ये भी पूछ लिया जाएगा, कभी वेक्टर दे के ई और ए का आपसे फ्लक्स भी निकलवा लेगा, तो आपको याद होना चाहिए सारी चीजें, ठीक है। एक सवाल अब देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही है, इतने ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका 1-2 ऑब्जेक्टिव तो मिनिमम आएंगे, दोनों आप कर सकते हैं। जैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने का इस बार दिया गया है, तो 2 मार्क्स आपके सेक्शन बी में आने वाले हैं, तो 2 मार्क्स ये क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं जिसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर Ne, उसको अच्छे से आप याद करके जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप याद कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कम से कम तो 2-3 प्रॉपर्टी याद कर लेंगे। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो मैंने लगभग चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में सारी बातें मैंने बता ही दी, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये इससे आपके 2 नंबर के 1 सवाल आने वाले हैं, और ऐसे ही आपको इस चैप्टर से 3 नंबर के सवाल नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन आपके सेक्शन डी में पहला ही क्वेश्चन रहेगा इसी चैप्टर से, जो 5 मार्क्स का रहेगा। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के कुछ सेट है, 4 क्वेश्चन आप बनाकर जाइए, इसमें से आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम को स्टेटमेंट लिखिए और इसको प्रूफ कीजिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, जो भी आपको मैंने बता दिया।
डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन प्रूफ करना। ये 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। हिंदी मीडियम वाले भी जान लें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको बोला गया है डिफाइन करने के लिए, और किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र का डेरिवेशन है, जो फॉर्मूला है, उसको प्रूफ करके देना है। तीसरा सवाल ये भी है, स्टेट गॉस थ्योरम यूजिंग इट्स एप्लीकेशन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सीट। एक चार्ज सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको डेरिवेशन प्रूफ करना है गॉस थ्योरम के हेल्प से। और लास्ट क्वेश्चन ये भी गॉस थ्योरम, ये चैप्टर से गॉस थ्योरम से ही सवाल आएंगे। स्टेट गॉस थ्योरम यूजिंग इट्स एप्लीकेशन डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। देखिए आपके 25 के एग्जाम में हॉलो स्फीयर का आया था, तो रिपीट क्वेश्चन नहीं होते तो हॉलो स्फीयर आएगा नहीं, तो सीट वाला आ सकता है, और या तो आपको इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला आ सकता है, या तो इन दोनों में से आपको तो या तो डाइपोल से दे तो आपको एक डेरिवेशन आ सकता है इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। तो ये आपको डेरिवेशन आपको याद करके जाना है अच्छे तरीके से। आप सभी को आज के सेशन में सारी बातें लगता है समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को जैक बोर्ड की तैयारी करने वाले सभी बच्चों तक पहुंचाएं, और आगे अगले चैप्टर के लिए भी हम लोग अपना नया सीरीज को लेकर जल्द ही कुछ दिनों में हाजिर होंगे। धन्यवाद बच्चों।